हमने कल एक्सेल में जीआर पोस्टिंग देखी थी। जीआर का जो कंसेप्ट होता है वो हमने देख लिया था। अब हम इसे एसएपी में पोस्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन कोड टू पोस्ट गुड्स रिसीप्ट /NMIGO। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट गुड्स रिसीप्ट दिख रहा है। इनकेस यहाँ पे कोई और डॉक्यूमेंट होगा तो उसको चेंज करके गुड्स रिसीप्ट सिलेक्ट करना। सेम यहाँ पे भी होगा। परचेज ऑर्डर चाहिए यहाँ पे। दिस इज रेफरेंस डॉक्यूमेंट एंड दिस इज एक्चुअल डॉक्यूमेंट। अब इस ब्लैंक में बिकॉज हम परचेज ऑर्डर का रेफरेंस लेके गुड्स रिसीप्ट को पोस्ट कर रहे हैं, गुड्स रिसीप्ट को क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे परचेज ऑर्डर नंबर देना होगा। Our purchase order number was 45 all zeros 651. Let us cross verify. 45 all zeros 652. Click on this search icon. Purchase organization JG01. अब जो HNMO वाला कंपनी कोड है उसमें कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से हम परचेज ऑर्डर पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम दूसरा कंपनी कोड यूज कर रहे हैं ओनली फॉर पोस्टिंग द डॉक्यूमेंट्स। This is our purchase order number 45 all zeros 652. Press enter. डिलीवरी नोट हमारे स्टोरेज लोकेशन पे या हमारे वेयरहाउस में एक बार अगर माल डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद जो भी स्टाफ मेंबर्स है वो आगे परचेजिंग डिपार्टमेंट को एक नोट भेजते हैं कि हमें इतना इतना माल रिसीव हो चुका है। दैट इज कॉल्ड एज डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट नंबर इज 001. Header text we will give goods receipt. यहाँ पे ये सारे डिटेल्स ऑटोफिल हो गए बिकॉज हमने परचेज ऑर्डर का रेफरेंस डाला था। ये सारी चीजें परचेज ऑर्डर से पिक हो गई है। इफ यू सी दिस मूवमेंट टाइप, दिस मूवमेंट टाइप इज 101। यहाँ पर भी गुड्स रिसीप्ट 101। दिस मूवमेंट टाइप इज नथिंग बट the incoming and outgoing of stocks or inventory. (101) This is goods receipt for purchase order into warehouse or stores. ये जो goods receipt है हम अगेंस्ट परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं एंड ये जो डिलीवरी है या ये जो गुड्स रिसीप्ट है दैट इज क्रिएटेड बाय वेयरहाउस और सम स्टोर। सो सिलेक्ट दिस मूवमेंट टाइप। सर ये बाय डिफॉल्ट अपना एससीपी देता है ना ये सारे ऑप्शन? 101 ट्रेनिंग एनवायरनमेंट में आपको मिलेगा बट
रियल टाइम में 103 105 भी रहता है। ओके। अब अगर आप 101 सिर्फ कर रहे हो, यानी कि सिर्फ गुड्स रिसीप्ट पोस्ट कर रहे हो, तो 101 में आपको गुड्स रिसीप्ट को रिलीज नहीं करना पड़ता अलग से। ओके। ओके। लेकिन अगर आप 103 पोस्ट करोगे, ये हाँ। वाला, अब यहाँ पे क्या दिया है, गुड्स रिसीप्ट फॉर परचेज ऑर्डर इनटू जीआर ब्लॉक स्टॉक, यानी कि जो भी स्टॉक होगा वो ब्लॉक है। अब इसके लिए आपको 105 वापस से एंटर करना पड़ेगा, रिलीज जीआर ब्लॉक। ओके। ठीक है। ओके सर। दिस इज इम्पॉर्टेंट। आप जब एफ आई एम एम का एक्सप्लेनेशन दोगे इंटरव्यू के टाइम पे, तो दिस हैज टू बी मेंशन्ड। जो भी चीजें हम एसएपी में देख रहे हैं, वो सारी चीजें लाइक रिगार्डिंग FIMM integration should be mentioned in the interview. And FIMM is one of the hot topics. Remember this. इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, स्पेशली अकाउंटिंग एंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आ गई, और ये सारी डिटेल्स परचेज ऑर्डर से पिक हुई है। नेक्स्ट, अब दिस वाज हेडर डेटा, दिस इज डिटेल्स। आर मटेरियल इज रेयर टायर्स, मटेरियल नंबर है 837, एंड मटेरियल ग्रुप is 2001. दिस इज नथिंग बट, जब हम मटेरियल क्रिएट कर रहे थे, हमने उसमें मटेरियल ग्रुप डाला था एज बाइक। सी, दिस इज आर मटेरियल ग्रुप। हमने मटेरियल एज टायर क्रिएट किया था, रेयर टायर, एंड उसको हमने बाइक वाले मटेरियल ग्रुप में डाला था। नेक्स्ट इज क्वांटिटी टैब। हमने क्वांटिटी ऑर्डर की थी 30 एट द रेट ऑफ 1000 रुपीज पर पीस। यहाँ पे भी क्वांटिटी इज 30। अब यहाँ पे तीन चीज है ऐसी, क्वांटिटी इन यूनिट ऑफ एंट्री, quantity in delivery note, quantity ordered. This quantity ordered is the quantity of our purchase order. Next is quantity in unit of delivery or quantity in unit of entry. This is 30, यानी कि actually हमें कितना रिसीव हुआ, and this is your quantity in delivery note। जो हम डिलीवरी नोट में क्वांटिटी डालेंगे, उस वैल्यू को या उस क्वांटिटी को हम इस वाले फील्ड में अपडेट करेंगे। नेक्स्ट टैब इज वेयर। Where tab is where the item या where the raw materials will be delivered। ये चीज हमको यहाँ पे डिफाइन करनी होगी। दिस इज आवर प्लांट, दिस इज आवर स्टोरेज लोकेशन। यहाँ पे गुड्स हमारे डिलीवर होने चाहिए। टेक्स्ट, लीव इट ब्लैंक। अगेन दिस इज परचेज ऑर्डर नंबर एंड दिस इज आवर मटेरियल नंबर, एंड दिस इज आवर पार्टनर which is vendor, and
Vendor name is Seat Tires. This is supplier number. एक बार आपने ये सारी डिटेल्स वेरीफाई कर ली, उसके बाद क्लिक ऑन आइटम ओके। यानी कि आपके हिसाब से ये जो गुड्स रिसीप्ट है दैट इज करेक्ट, एंड देन क्लिक ऑन चेक। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो एसएपी बैकग्राउंड में चेक करेगा कि ये जीआर करेक्ट है या नहीं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, पोस्टिंग ओनली पॉसिबल इन पीरियड 2025-09 एंड 2025-08। ये भी हमने कल देखा था। जब हम FIMM का इंटीग्रेशन कर रहे थे। Step number 10, maintain company code for materials management. Transaction code is OMSY. Company code is JAGR, Jaguar. अब यहाँ पे हमने पीरियड एंटर किया था 9। पीरियड यानी कि फाइनेंशियल मंथ, 9th फाइनेंशियल मंथ यानी कि दिसंबर मंथ, करेक्ट। हाँ सर। बिकॉज हमने यहाँ पे 9 वाला पीरियड एंटर किया है, एसएपी हमको बोल रहा है कि आप जो एंट्री करोगे वो दिसंबर मंथ में या नवंबर मंथ में होनी चाहिए। पोस्टिंग ओनली पॉसिबल इन पीरियड 2509 और 2508, इधर नवंबर और दिसंबर। अब हमने इस कंपनी कोड में ऑलरेडी पोस्टिंग्स की है, तो हम इस सेटिंग को चेंज नहीं कर सकते। लेट अस ट्राई डूइंग दैट वंस। फ्रॉम कंपनी कोड, period, the current period is 6 and fiscal year is 2025. Incorrect period in control record of company code Jaguar, no conversion. The current period is 09-2025, यानी कि एसएपी हमें अलाउ नहीं कर रहा है पीरियड चेंज करने के लिए। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, वी विल यूज द पीरियड 09 एज आर पोस्टिंग डेट। रोहित, आपको समझ आ रहा है ये? नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा वो। मैं वीडियो देख लूंगा सर। ओके। ऋषिकेश, आपको क्लियर है?
हाँ सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन हो जाएगा सर। किस में कंफ्यूजन आ रहा? कि ये जो मतलब अपन जो एंट्री वगैरह जो फिल कर रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सा। डेट के बारे में बोल रहे हाँ। हो? ओके। अब आपको याद है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट हमने डिफाइन किया था फाइनेंस में? हाँ। वैसे ही मटेरियल्स मैनेजमेंट में भी हमें पीरियड्स डिफाइन करने रहते हैं। उसके लिए ट्रांजैक्शन कोड है MMPV, मटेरियल मैनेजमेंट पोस्टिंग वेरिएंट। प्रेस एंटर। I'm sorry, not this. This is to change the posting period variant. Transaction code to maintain is OMSY. Press enter. अब हम कंपनी कोड कौन सा यूज कर रहे हैं? जैगर, JAGR। Press enter. This is our company code. अब हमने ईयर डिफाइन किया था 2025. This is current period 9. Again, this is previous period, which is 2025, and month. Previous month is 8. अब this is months, year. This is period and year. अब कैलेंडर मंथ के हिसाब से जनवरी टू दिसंबर, our months are 1, 2, 3, 4 and we go till 12th month, correct? December तक. Year is our current year, which is 2025. ये क्लियर है? हाँ सर। अब पीरियड, पीरियड यानी कि कंपनी का फाइनेंशियल ईयर. कंपनी का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल। करेक्ट? हम इंडियन कंपनी यूज कर रहे हैं एंड अप्रैल टू मार्च का फाइनेंशियल ईयर यूज कर रहे हैं. सो वी विल कंसिडर की फर्स्ट फाइनेंशियल पीरियड starts in April. Now, if April is first financial period, हमें हमने यहाँ पे डिफाइन किया था नंबर 9. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Ninth period is our 12th month, करेक्ट है या कोई मिस्टेक है? नहीं सर, मेरा point। हमने यहाँ पे पीरियड 9 डिफाइन किया था, यानी कि दिसंबर मंथ. ये समझ आ गया? हाँ सर। अब जब हम गुड्स रिसीप्ट पोस्ट कर रहे हैं, हमने पोस्टिंग डेट क्या डाली थी? 21/09/2025. 25। अब जब हम पोस्टिंग डेट डालते हैं तब
ये जो 09 है दैट इज अ मंथ नॉट अ पीरियड। ठीक है, ये पोस्टिंग मंथ होता है। अब दिस इज आवर मंथ। नाइन्थ मंथ मीन्स विच पीरियड? 6. राइट, सिक्स पीरियड। जब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, एसएपी क्या बोल रहा है? पोस्टिंग ओनली पॉसिबल इन पीरियड 09, पीरियड 09, not month 09 and 2508। 09 हमने देखा था is 12th month which is December, and similarly 08 is 11th month November। एसएपी हमको ये बोल रहा है कि सिर्फ नवंबर या दिसंबर में पोस्टिंग पॉसिबल है, बिकॉज हमने जब सेटिंग्स की थी इस कंपनी कोड में तो हमने पीरियड 09 दिया था। यहाँ पे हमने पीरियड 09 दिया था, इसलिए हम इस पीरियड में या प्रीवियस पीरियड में, इन दोनों पीरियड्स में ही पोस्टिंग कर सकते हैं। अब क्लियर हुआ कुछ कुछ? हाँ सर, हुआ क्लियर। ओके, तो अब हम पीरियड्स तो चेंज नहीं कर पा रहे। व्हाट वी विल डू इज, डेट चेंज कर देते। करेक्ट, अब ये हमारा ट्रेनिंग एनवायरनमेंट है, इसलिए हम जो चाहे वो चेंजेस कर सकते हैं, रियल टाइम में ऐसा नहीं होगा। जो हम डिफाइन कर रहे थे पीरियड्स, दैट इज पोस्टिंग पीरियड, यानी कि वो पोस्टिंग डेट पे अप्लाई होगा, नॉट ऑन इनवॉइस डेट। अब यहाँ पे इफ इट इज सेइंग दैट आप नाइन्थ पीरियड में ही पोस्टिंग कर सकते हो, तो कौन सा मंथ आना चाहिए? दिसंबर वाला। दिसंबर इज 12th मंथ। मेक अ चेक अगेन, आप म्यूट कर सकते हो। अब इट इज सेइंग दैट डॉक्यूमेंट इज ओके, यानी कि कोई एरर्स नहीं है अभी। नाउ दिस वाज आवर जीएल लाइन आइटम डिस्प्ले फॉर कंपनी कोड जैगवार। अब यहाँ पे सारे बैलेंसेस चेक करो। दिस इज ऑल क्लियर, 1,70,000। Inventory for semi-finished is all clear, 2,20,000. This is sundry creditors, our reconciliation account. This is also all clear. GRIR क्लियरिंग अकाउंट को हमने ओपन आइटम मैनेजमेंट दिया था, इसीलिए ये जो अमाउंट्स है वो ओपन स्टेटस में रह रहे हैं। अब जब हम जीआर पोस्ट करेंगे तो ये हमारी अकाउंटिंग एंट्री होनी चाहिए। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 30,000, GRIR क्लियरिंग अकाउंट क्रेडिट 30,000। After you make a check, you can either post a document or you can hold the document. हमें डॉक्यूमेंट पोस्ट करना है। क्लिक ऑन पोस्ट। मटेरियल डॉक्यूमेंट 5 all zeros 5 to 4 posted. This is
1 2 we will just copy this number. Now अब ये चीज क्लियर हो गई कि हमने जीआर डॉक्यूमेंट कैसे पोस्ट किया. यस सर. Okay. Let us refresh our GL line item display. Amounts change हो गए. If you see, this was 2,20,000. Now it is 2,50,000. यानी कि 30,000 डेबिट ऐड हो गया यहाँ पे इन्वेंट्री फॉर सेमी फिनिश्ड में. एक्सेल में भी इन्वेंट्री अकाउंट वाज डेबिट फॉर रुपीज 30,000. दिस इज GRIR क्लियरिंग अकाउंट. यहाँ पे 30,000 क्रेडिट हो गया. करेक्ट. इफेक्ट समझ आ गया. हाँ सर, आया समझ. ओके. अब ये जो GRIR अकाउंट है, दिस इज इन ओपन स्टेटस एंड इन्वेंट्री अकाउंट इज क्लियर्ड. नाउ लेट अस बुक वेंडर इनवॉइस. हमने देखा था अकाउंटिंग एंट्रीज में कि गुड्स रिसीव्ड GRIR क्लियरिंग अकाउंट इज अ टेम्पररी अकाउंट. यानी कि जब तक हमारे पास गुड्स रिसीप्ट एंड इनवॉइस रिसीप्ट दोनों डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते, तब तक हम इस अकाउंट को GRIR क्लियरिंग अकाउंट को ओपन रखते हैं. एक बार हमें दोनों डॉक्यूमेंट्स मिल गए तो हम इस अकाउंट को नलीफाई करते हैं एंड वेंडर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं. यानी कि वेंडर को लाइबिलिटी बनाते हैं. नेक्स्ट अकाउंटिंग एंट्री क्या होनी चाहिए फिर? GRIR account, clearing account debit to vendor. करेक्ट. Our vendor is SEAT tires. This will be credit. Amount will remain the same. अब लेट्स से कि इनवॉइस रिसीप्ट हम 30th को पोस्ट कर रहे हैं और लेट अस से जस्ट कंसिडर दीज डेट्स. ओके, अब तक हम वहां तक पहुंचे नहीं है, बट जस्ट कंसिडर इट कि हम 30 सितंबर को
इनवॉइस रिसिप्ट पोस्ट कर रहे हैं या 25 सितंबर को इनवॉइस रिसिप्ट पोस्ट कर रहे हैं। लेट अस कीप इट एज 25। अब इसको हम एसएपी में देखते हैं। अब टू पोस्ट द इनवॉइस रिसिप्ट, जब हम वेंडर इनवॉइस पोस्ट करते थे, वी हैड यूज ट्रांजैक्शन कोड FB60। ट्रांजैक्शन कोड हमने यूज किया था FB60, राइट? दिस वाज फॉर वेंडर इनवॉइस। अब जब हम FIMM इंटीग्रेशन में अकाउंटिंग या इनवॉइस पोस्ट करते हैं, तो वी विल यूज some other transaction code, and that transaction code is Myro. परचेज ऑर्डर के लिए हमने ME21N यूज किया था। गुड्स रिसिप्ट के लिए MIGO यूज किया था। अब इनवॉइस रिसिप्ट के लिए वी विल यूज MIRO, Myro। Go to the transaction code MIRO. This is enter incoming invoice. Company code is VR11. Click on edit and switch company code. Remove this company code and enter your company code. See, this is Jaguar Motor Corp. Click on continue. Invoice date, we are taking 25 September 2025. Posting date, अभी के लिए हम इसको 25 रखेंगे। If SAP gives any error, we will change it. मैंने स्टार्टिंग में जब हम वेंडर इनवॉइस पोस्ट कर रहे थे, मैंने बताया था कि रेफरेंस में हम परचेज ऑर्डर नंबर एंटर करते हैं। Now your purchase order is, let's see, ME22N। हमने परचेज ऑर्डर क्रिएशन के लिए ME21N यूज किया था। अगर आपको परचेज ऑर्डर में कुछ चेंजेस करनी होंगे या परचेज ऑर्डर सिर्फ डिस्प्ले करना होगा, तो यू कैन यूज ME22N। एंड ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम परचेज ऑर्डर, ये सब एंड यूजर्स पोस्ट करते हैं। क्लिक ऑन दिस आइकॉन and enter your purchase order number, which was 652 4510652. Copy this number and incoming invoice के रेफरेंस में आप परचेज ऑर्डर नंबर पेस्ट कर दोगे।
Our current period is 6 amount. अब हमें वेंडर को जो अमाउंट देनी है दैट इज 30,000 रुपीज. टैक्स वी आर नॉट कैलकुलेटिंग. यहाँ पे हमें एक वार्निंग मैसेज आ रहा है कि डॉक्यूमेंट डेट इज इन फ्यूचर. जस्ट प्रेस एंटर अगेन. अलाउड पोस्टिंग पीरियड इज 0908. सेम एरर आ रहा है हमें जो हमें जीआर पोस्टिंग के टाइम पे एरर आ रहा था. सेम एरर यहाँ पे भी दिख रहा है. लेट अस चेंज द पोस्टिंग डेट टू 12. टेक्स्ट इज वेंडर इनवॉइस विथ परचेज ऑर्डर रेफरेंस. ठीक है, हमने यहाँ पे परचेज ऑर्डर नंबर एंटर किया था, इसलिए हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ विथ परचेज ऑर्डर रेफरेंस. नाउ दिस सेक्शन. यहाँ पे अगेन आप परचेज ऑर्डर नंबर डालोगे. कॉपी दिस सेम नंबर and paste it here and just press enter key on your keyboard. Enter. ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैल्यूज फिल हो गए. यहाँ पे हमने रेफरेंस दिया था परचेज ऑर्डर का, उस परचेज ऑर्डर से ये वैल्यूज पिक हुए. एंटर टैक्स कोड. इतना हो गया. इसके बाद चेक हियर मैसेजेस. यहाँ पर एसएपी हमें बिजनेस प्लेस एंटर करने बोल रहा है एंड द सेकेंड इज HSN एंड SAC कोड. अब ये जो कोड होते हैं एज पर योर मटेरियल्स एंड एज पर योर सर्विसेज, ये HSN कोड या SAC कोड दिए जाते हैं. आप अगर YouTube पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जाओगे, वहां पे HSN कोड एंड SAC कोड एंटर करोगे, सर्च करोगे, तो आपको इसके डिटेल्स मिल जाएंगे. फॉर नाउ वी आर नॉट यूजिंग दिस. हम सिर्फ एरर देखेंगे विच इज एंटर बिजनेस प्लेस. एंड HSN एंड SAC ये इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, तो एक बार इसको चेक करो एंड इसके थोड़े डिटेल्स तुम्हारे पास रखना. बस वो होता क्या है असाइनमेंट एच एस एन एम. देखो, अलग अलग बिजनेसेस अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग गुड्स एंड मटेरियल्स में ट्रेड करते हैं. अब हर एक टाइप की सर्विस को या हर एक टाइप के गुड्स और मटेरियल्स को ये कोड्स दिए जाते हैं. HSN कोड एंड ऑल्सो इस कोड के ऊपर आपका GST डिसाइड होता है. If you go on to this website services.gst.gov.in, यहाँ पे आपको और सारी डिटेल्स मिल जाएगी. ठीक है. ओके सर. ओके. तो जो एरर मैसेज आ रहा था दैट वाज एंटर बिजनेस प्लेस. अब
जैगुआर कंपनी कोड के लिए बिजनेस प्लेस इज JG01, business place for plant JG01. Select this and press enter. अब यहाँ पे पहले ये रेड था, नाउ इट इज येलो ट्रायंगल, यानी कि सिर्फ वार्निंग मैसेजेस है बट देर आर नो एरर्स। अब हम डॉक्यूमेंट को सिम्युलेट करते हैं। जस्ट प्रेस एंटर एंड यू विल बी ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन। अब यहाँ पे 24 all zeros 1, दिस इज सीएट टायर्स अकाउंट यानी कि वेंडर अकाउंट। अमाउंट इज 30,000 and minus sign is credit. Next line is 252 all zeros GRIR clearing account. This is again 30,000 debit and यहाँ पे this is our purchasing document number. This is account type. हमने देखा था कि K letter represent vendor accounts. S letter represent GL accounts. Then click on post. यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Tax code enter incorrect. Document 51056000915. Document is created. Five one zero 5600915. ओके, इनवॉइस रिसिप्ट क्रिएट हो गई। अकाउंटिंग एंट्री शुड बी GRIR क्लियरिंग अकाउंट टू सीएट टायर्स अकाउंट। अब जो GRIR क्लियरिंग अकाउंट है, इसको हमने ओपन आइटम मैनेजमेंट इंडिकेटर दिया था इन GL मास्टर रिकॉर्ड। तो इवन इफ इसका बैलेंस ट्रांसफर हो गया या इसका बैलेंस नलीफाई हो गया, यानी कि पहले GRIR क्लियरिंग अकाउंट वाज क्रेडिट, अब हमने इसको डेबिट कर दिया, तो डेबिट एंड क्रेडिट इज इक्वल टू 0। लेकिन फिर भी GRIR क्लियरिंग अकाउंट विल रिमेन ओपन, रेड स्टेटस में रहेगा। अब GRIR क्लियरिंग अकाउंट का जो बैलेंस है वो ट्रांसफर हो गया सीएट टायर्स को, यानी कि सीएट टायर हमारी लाइबिलिटी बन गया। इवन दिस विल रिमेन ओपन। करेक्ट? करेक्ट है या कंफ्यूजन है? नहीं सर, बराबर है। ओके, गो बैक टू SAP। अब यहाँ पे हमें GRIR क्लियरिंग अकाउंट दिख रहा है। सी द लास्ट रो, type is WE. This is document type for GRIR clearing account. Amount is 30,000 and यहाँ पे क्रेडिट दिख रहा है, माइनस दिख रहा है।
ओके, देयर इज नो डेबिट एंट्री फॉर नाउ। हमारे जो दो अकाउंट्स इंक्लूडेड थे इनवॉइस पोस्टिंग में, दैट वर, फर्स्ट इज GRIR क्लियरिंग अकाउंट, सेकंड इज वेंडर अकाउंट। यानी कि जब हम इस वेंडर अकाउंट को GL लाइन आइटम डिस्प्ले में देखेंगे तो हमें इसके अमाउंट्स रिकंसिलिएशन अकाउंट में दिखेंगे। एंड इस कंपनी कोड में जो रिकंसिलिएशन अकाउंट हम यूज कर रहे हैं दैट इज दिस वन, सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर FIMN। तो एक अमाउंट GRIR क्लियरिंग अकाउंट में होनी चाहिए एज अ डेबिट अमाउंट, सेकेंड अमाउंट सन्ड्री क्रेडिटर्स में होनी चाहिए एज अ क्रेडिट अमाउंट। करेक्ट? Yes, sir. लेट अस रिफ्रेश। पहले GRIR क्लियरिंग अकाउंट देखो। रिफ्रेश करने से पहले वी हैड 30,000 रुपीज एज क्रेडिट अमाउंट। रिफ्रेश करने के बाद वी हैव 30,000 एज डेबिट अमाउंट, बट स्टेटस इज ओपन बिकॉज ऑफ ओपन आइटम मैनेजमेंट इंडिकेटर। लेकिन इससे अकाउंटिंग इम्पैक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 30,000 था क्रेडिट अमाउंट एंड नेक्स्ट लाइन में 30,000 इज डेबिट अमाउंट, यानी कि यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट विच इज इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे इन सब लाइंस का तो 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 20 अगेन यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट है तो दिस इज अगेन इक्वल टू जीरो। यानी कि सिर्फ पहले दो लाइंस में ही अमाउंट है विच इज 2 लाख एंड आर टोटल इज ऑल्सो 2 लाख। नेक्स्ट इज वेंडर अकाउंट विच इज सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप होगा RE and amount in local currency is again 30,000. This is in open status. Vendor invoice with PO reference. ठीक है? इसमें कोई डाउट्स है? नहीं है सर। ओके, अब वेंडर इनवॉइस बुक हो गया, यानी कि वेंडर हमारी लाइबिलिटी बन गया। हम इसको वेंडर लाइन आइटम डिस्प्ले में भी देखते हैं। ट्रांजैक्शन कोड FBL1N। दिस इज आवर कंपनी कोड। This is our vendor in the company code Jaguar. Select all items and execute। ठीक है, यहाँ पर भी 30,000 की अमाउंट हमें ओपन स्टेटस में दिख रही है, यानी कि ये अमाउंट अभी सेटल नहीं हुई है एंड दिस इज नॉट ड्यू। ये 25th को ड्यू दिखाएगा। अब इनवॉइस रिसिप्ट या वेंडर इनवॉइस हमने बुक कर दिया। अब इसका हमें पेमेंट करना है। Transaction code is F-53. For outgoing payments, we use this transaction code.
अब हम डेट लेते हैं 30/09/2025। अब हमें पेमेंट करना है, यानी कि इस वेंडर को हमारे बैंक से पेमेंट जाएगा। यहाँ पे क्या अकाउंटिंग एंट्री होनी चाहिए? वेंडर अकाउंट टू बैंक। वेंडर अकाउंट टू बैंक। लेकिन अभी के लिए हम बैंक क्लियरिंग अकाउंट यूज नहीं कर रहे, बिकॉज हमने देखा था कि हमारे पास कोई रियल बैंक नहीं है, हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन जब कंपनी में पोस्टिंग्स होगी एंड जब आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर FIMM इंटीग्रेशन, तो आप ये वाले एंट्रीज एक्सप्लेन करोगे। इन्वेंट्री टू GR, inventory to GRIR, then GRIR to vendor, vendor to bank clearing account, and then bank clearing account to bank account. बैंक क्लियरिंग अकाउंट तब यूज होता है जब एक कंपनी पेमेंट रिलीज करती है, बट बैंक ने अब तक उसका पेमेंट सेंड नहीं किया होता। लेट्स से कोई वेंडर है, अब कंपनी बैंक को रिक्वेस्ट भेजेगी कि इस वेंडर को इतना अमाउंट ट्रांसफर करना है, यानी कि कंपनी के पास से पेमेंट रिक्वेस्ट चली गई, लेकिन बैंक ने अब तक पेमेंट नहीं किया। एक बार बैंक पेमेंट कर दे एंड जब बैंक हमें कंफर्मेशन भेजेगा कि यस, ये पेमेंट हमने कर दिया, देन वी विल यूज दिस बैंक अकाउंट। एंड कंपनी की तरफ से जो रिक्वेस्ट रेज होगी बैंक को, फॉर दैट वी विल यूज बैंक क्लियरिंग अकाउंट। ठीक है, तो अब ट्रेनिंग एनवायरनमेंट में हमारे पास दो अलग अलग, आई एम सॉरी, ट्रेनिंग एनवायरनमेंट में हमारे पास रियल बैंक अकाउंट नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं एंड वी विल नॉट यूज दिस टेम्पररी अकाउंट। अकाउंटिंग एंट्री इज सियाट टायर्स अकाउंट, दिस इज डेबिट टू बैंक अकाउंट, दिस इज क्रेडिट। अमाउंट इज अगेन 30,000। इनवॉइस हमने पोस्ट कर लिया। अब वेंडर पेमेंट करने के लिए ट्रांजैक्शन कोड इज F-53। ये ट्रांजैक्शन कोड हमने पहले भी यूज किया था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। यस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। प्रेस एंटर। अब यहाँ पे इट इज आस्किंग फॉर इनवॉइस डेट। लेट्स से कि इस इनवॉइस को भी हम 30 सितंबर को पोस्ट कर रहे हैं, कि ज्यादा इजी होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। 30 सितंबर 2025 and our posting date is 30th of December, और let us keep it as September only। अगर एरर आया तो हम चेंज कर देंगे 2025। अब यहाँ पे अगर आपको इनवॉइस का रेफरेंस डालना होगा तो आप डाल सकते हो, रियल टाइम में ऑब्वियसली डालना होता। कंपनी कोड इज जैगवार, प्रेस एंटर। ओके,
हाउस बैंक लीव इट, हमने हाउस बैंक क्रिएट नहीं किया अब तक। चार्ट ऑफ अकाउंट्स गिव इट एज JAGR एंड प्रेस एंटर। अब यहां पर ये हमें बैंक डेटा पूछ रहा है। यहाँ पे आपको कहीं पे बैंक अकाउंट दिख रहा नहीं है सर। है? नहीं है, राइट? इसलिए हम पेटी कैश अकाउंट यूज करेंगे। अमाउंट जो हमें बैंक से रिलीज करनी है टू द वेंडर इज 30,000। टेक्स्ट इज, लेट्स से, वेंडर पेमेंट, and we will give it as FIMM. Account. This is account for open item selection. अब जब हमने अकाउंटिंग एंट्री की थी यहाँ पे, तो दिस वाज ओपन आइटम, राइट? ये वाला अकाउंट ओपन था, यानी कि हमें सिएट टायर्स अकाउंट के लिए पेमेंट करना है। सिलेक्ट सिएट टायर्स अकाउंट, इतना सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद क्लिक ऑन प्रोसेस ओपन आइटम्स। If you want, we will enter the invoice number 51056000915। रेफरेंस में इस टाइम हमने इनवॉइस नंबर एंटर किया। जब हम इनवॉइस क्रिएट कर रहे थे तब हमने पीओ नंबर एंटर किया था। क्लिक ऑन प्रोसेस ओपन आइटम्स। डेट के लिए एरर आ गया। चेक द डॉक्यूमेंट डेट इज इन फ्यूचर। प्रेस एंटर। आइटम्स वर सिलेक्टेड। ओके। डिस्काउंट हम यूज नहीं कर रहे। अमाउंट एंटर्ड 30,000। असाइंड इज 0 एंड नॉट असाइंड इज अगेन 30,000। अब नॉट असाइंड में अमाउंट 0 रहनी चाहिए। So activate this line। मैंने सिर्फ उस पर डबल क्लिक किया एंड इट गॉट एक्टिवेटेड। Assigned amount is now 30,000 and not assigned is 0। इतना कर लिया। Then click on post। Document 7003 was posted in company code JAGR। Go back to the line item display। अब sundry creditors अमाउंट ओपन थी एंड GRIR क्लियरिंग अकाउंट ये ओपन ही रहेगा। क्लिक ऑन रिफ्रेश। और एक चीज, पेटी कैश दिल्ली, इसका अमाउंट फॉर नाउ इट इज 1,70,000। रिफ्रेश करने के पहले लेट अस रिफ्रेश। 30,000 वाली लाइन ऐड हो गई। नाउ इंस्टेड ऑफ 1,70,000 ये अमाउंट चेंज हो गया टू 2 लाख, राइट? वेंडर पेमेंट इन FIMM। 30,000 rupees debited, this is 30,000 rupees credited। Plus minus is equals to 0
एंड अगर हम वेंडर लाइन आइटम देखें, सी दिस अमाउंट इज ओपन 30,000. When I refresh, it got cleared. 30 credit, 30 डेबिट. ठीक है, तो हमने वेंडर का पेमेंट कंप्लीट कर दिया. यानी कि सेटलमेंट पूरा हो गया. दिस इज ऑल्सो ग्रीन एंड दिस इज ऑल्सो ग्रीन. समझ आ गया? समझ आया या कुछ डाउट है? यस सर, नहीं सर समझ आया। परचेज ऑर्डर से लेके वेंडर पेमेंट तक सब समझ गए? यस सर। ऑलराइट. ठीक है, तो ये जो एक्टिविटीज है ये एक एंड यूजर परफॉर्म करेगा. अब जब हम कंपनी में जाते हैं तो तीन तरीके की टीम्स होते हैं मेजरली. वन इज इम्प्लीमेंटेशन टीम, यानी कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है स्टार्टिंग में, दैट इज डन बाय इम्प्लीमेंटेशन टीम. जब एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए अलग टीम होती है. एंड लेट्स से कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद एक कंपनी ने एसएपी सिस्टम यूज कर दिया एंड उसमें कंपनीज को कुछ एरर्स आ रहे हैं पोस्टिंग के टाइम पे या कोई भी एक्टिविटी करने के टाइम पे एंड यूजर्स को एरर आ रहा है. What the end user will do is they will contact the support team. सपोर्ट टीम एसएपी में चेंजेस करेगी, कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस या कोई भी अगर चेंजेस रिक्वायर्ड हो तो वो सारे चेंजेस सपोर्ट टीम करेगी. नेक्स्ट इज मास्टर डेटा टीम. जो भी मास्टर डेटा हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जीएल मास्टर डेटा हो गया, वेंडर मास्टर डेटा, कस्टमर मास्टर डेटा, मटेरियल मास्टर डेटा, एसेट मास्टर डेटा, ये सारा डेटा हैंडल करते हैं मास्टर डेटा मैनेजमेंट टीम या मास्टर डेटा गवर्नेंस टीम भी हमें बोलते हैं इसको. एंड नेक्स्ट इज एंड यूजर्स, जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करते हैं, जैसे परचेज ऑर्डर, गुड्स रिसीप्ट, इनवॉइस रिसीप्ट एंड वेंडर पेमेंट डॉक्यूमेंट. ओके. ओके।